और आपने इस फोरम पे मुझे पता नहीं कितनी दफा कहा आसिफ सरदारी साहब हमारे साथ खड़े हैं, बिलावल भुट्टो खड़े हैं, मैंने एक भी बयान नहीं देखा। मुर्शिद में कुछ न कर सका पर चीखता रहा, खामोश बन के जुल्म का हामी नहीं बना। वाह। ये जो बिड हुई है ये टोटली आइन और कानून के खिलाफ हुई है। इसके खिलाफ हम अदालतों में जाएंगे, इसमें हम रोडों पे आएंगे, रस्तों पे आएंगे। अब तो ये पंडोरा बॉक्स खुल गया है अलवी साहब। सोशल मीडिया पे भी दिखाया, टीवी चैनल्स पे भी दिखाया कि हम पूरी ईमानदारी से ये सारा काम कर रहे हैं। साहब, तो आपको नहीं लगता ये ईमानदारी से हुआ है? कोई ईमानदारी इसमें सर शामिल नहीं है। इसमें तो फराड, इसमें स्कैम। आप अदालतों को दबा रहे हैं, आप लेबर तंजीमों को दबा रहे हैं, और ना आप आइन को मानते हैं, ना आप कानून को मानते हैं। कौन? ये जो गवर्नमेंट है पाकिस्तान, जो बैठी हुई जाली गवर्नमेंट बैठी हुई है। मुझे कहने में आर नहीं है। नहीं, आप उधर कहते हैं जाली है, उधर कोई कहता है फार्म 47 वाली है, तो फिर इतनी ताकतवर कैसे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मैं हूं अली रज़ा अलवी। नाज़रीन, आज बात फिर PIA की। आप भी कहेंगे PIA को उन्होंने बहुत ही उठा लिया है, तंग ना पड़ें, क्योंकि PIA का मसला बढ़ता चला जा रहा है। हमने पिछले प्रोग्राम में कहा था इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन के PIA जाने वाली है, और सबसे पहले हमने यही बात की थी। PIA चली गई, अब उसकी तदफीन के मराहिल हैं, या ये नए सिरे से राइस करेगी, फिर फ़ज़ाओं में उड़ेगी अच्छे अंदाज में, इसका जायज़ा लेंगे। और हमारे साथ अपने प्रोग्राम में हमने फिर दावत दी है रमज़ान लगारी साहब को, जो पीपल यूनिटी के सदर हैं PIA के, और उनकी मेहरबानी है कि वो जब भी हम उन्हें याद करते हैं, उन्हें तकलीफ़ देते हैं, वो आ जाते हैं। रमज़ान लगारी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए भाईजान। हमने पिछली दफ़ा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन से बात शुरू की थी। अब आरिफ हबीब साहब और उनका कंसोर्शियम ले गया इसको, जिसमें सिटी स्कूल भी है, जिसमें और भी इनकी मुख्तलिफ चीज़ें हैं, 4-5 इदारे हैं और जिनका ये कंसोर्शियम है। अब क्या तवक्को करें? उनका कहना तो ये है कि हम इसको अच्छे अंदाज में चलाएंगे, इसको बहुत बेहतर लेके चलेंगे। अब हम इसको ये कहें कि ये PIA की तदफीन हो गई है, ख़त्म हो गया है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन के बाद तो अगला मरहला मौत के बाद तो तदफीन होता है, या इसका नया तुलू है, इसका नई राइजिंग है, ये नए अच्छे अंदाज में चलेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलवी साहब, सबसे पहले तो मैं आपका और आपकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस मुश्किल घड़ी में हमें अपना प्लेटफार्म मुहैया रखा, और वहाँ से हमारी आवाज़ गई, लोगों तक गई। आज ये जो गलगला मचा हुआ है, जिसमें जी शऊर साफ़ी बात कर रहे हैं, लोग बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे लोग लिख रहे हैं, वो आपने जो हमारी आवाज़ पहुंचाई है उसका नतीजा है। अब आते हैं आपकी बात पर। ना मैं इन्ना लिल्लाहि अलैहि राजिऊन पढ़ूँगा। अल्लाह के करम से PIA को अल्लाह की हिफाजत और ताईद हासिल है। इंशाल्लाह PIA उड़ेगा, PIA चलेगा, और ना ये PIA हमारे हाथ से गया है और ना हम PIA को जाने देंगे। ये जो बिड हुई है ये टोटली आइन और कानून के ख़िलाफ़ हुई है। इसके ख़िलाफ़ हम अदालतों में जाएंगे, इसमें हम रोडों पे आएंगे, रस्तों पे आएंगे। अब तो ये पंडोरा बॉक्स खुल गया है अलवी साहब। अब तो हर जी शऊर सहाफ़ी, अगर आप, क्योंकि आप तो इस शोबे से वाबस्ता हैं, आप देख रहे हैं बड़े बड़े नामवर सहाफ़ी इस पे तनकीद कर रहे हैं, इस स्कैम पर, इस डाके पर वो बोल रहे हैं, वो चीख रहे हैं, वो उनका कलम चल रहा है। तो ये चीज़ इंशाल्लाह किसी मंतक़ी की अंजाम तक पहुँचेगी। ये हुआ क्या है PIA के साथ, ये किया क्या है PIA के साथ? नहीं, देखें, अब आपने, उनका कहना है कि आपने इसको इतना नुकसान कर दिया। एक दफ़ा आपने अभी कुछ प्रॉफिट दिखाया, उससे पहले इतने 100 अरब का नुकसानात, इतना बोझ था। अच्छा, आपके पिछले प्रोग्राम के बाद बहुत सारे लोगों ने हमसे रब्ता किया, बड़े ताकतवर लोगों ने भी, कि भाई ये इन्होंने तो नुकसान कर दिया था, यूनियन ने नुकसान कर दिया था, इतने 100 अरब का माहाना हुकूमत को, सालाना हुकूमत को देना पड़ रहा था, तो उससे जान छूट जाएगी। अलवी साहब देखें, ये तो बयानिया है ना, ये उनका बयानिया है, जिन्होंने हर दौर में ऐसी वारदातें डाली। देखें, ये जो कह रहे हैं कि जी कौम को फ़ायदा, ये कौम का पैसा खा रही थी, ये जाएगी तो कौम का मईशत ठीक होगी, मुल्क का कर्जा उतरेगा। अब 2 मिनट इस बात पे आते हैं कि इन्होंने माजी में बहुत सारे इदारे बेचे ना, तो मुल्क का कर्जे में इजाफा हुआ, मईशत डाउन गई। ये तो छोड़ देना इस फार्मूला, ये फार्मूला तो फेल हो चुका। ठीक है, अब मौजूदा फार्मूला पे आते हैं। PIA को आपने बेचा, आपने एक न स्क्रिप्ट के तहत एक लाइव प्रोग्राम दिखाया जी, जिसमें आपने जो आपके जो कारोबारी दोस्त थे उनको आपने प्राइम मिनिस्टर हाउस पे बुलाया और एक स्क्रिप्ट थमा दिया कि आपने इसके मुताबिक बात करनी है। अब आते हैं, आपको तो ये पता चल रहा है टीवी पे, सोशल मीडिया पे, जी PIA 135 अरब में सेल हो गया।
जी, लेकिन बड़ा शफाफ तरीके से ना वज़ीर आज़म ने इश्तिहार भी दिए कि हम निजकारी, एक नई उड़ान, एक नई दुनिया, एक नई सिमत, एक नई परवाज़, और सोशल मीडिया पे भी दिखाया, टीवी चैनल्स पे भी दिखाया कि हम पूरी ईमानदारी से ये सारा काम कर रहे हैं। तो आपको नहीं लगता ये ईमानदारी से हुआ? कोई ईमानदारी इसमें सर शामिल नहीं है। इसमें तो फराड, इसमें स्कैम, इसमें मैं सख्त लफ्ज करूंगा नौसरबाजी। अच्छा, यस, अच्छा, इसकी बिड में फ्रॉड और नौसरबाजी हुई है, लाइव दिखा के भी। देखें मैं बताऊं, देखें ये एक बयानिया बनाते हैं। अब 135 अरब है ना सर। जी जी। ये कौम, मैं आपके इस तवस्सुल से ये पाकिस्तानी कौम और हर जी शऊर साफ़ी के सामने एक सवाल रख के जा रहा हूँ। सोचना आपका काम है। आपने 135 अरब रुपया, उनकी बिड आई 135 अरब रुपए की, 1.15 से शुरू हुए। हाँ। लकी सीमेंट बढ़ता गया, ये भी चले गए। जनाब मोहतरम आरिफ हबीब साहब ने 135 अरब में पीआईए को जीत लिया, लॉक कर लिया जाके। अब पता है कितने में जीता, कितने परसेंट जीता? 135 अरब ना, नहीं, कितने परसेंट उसके पास चली गई? 75%। ठीक है, वो उसका मालिक बन गया। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास बच गया 25। ठीक है। इसको टोटल जो वैल्यूएट किया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, जो निजकारी कमीशन की जो बददयानती और एक जो करप्ट प्रैक्टिस है, वो उस दिन कह रहा था, इनका जो मुशीर है निजकारी का, वो कहता है मुझे लोग कह रहे थे कि आप इसमें पढ़ रहे हैं तो आप जेल जाएंगे, हंस के बात कर रहा था। अच्छा। तो मुशीर साहब, ये मैं आपसे ये वादा करता हूँ, अच्छा, जिस तरह हम आप इस केस को फॉलो करेंगे, आप इस फराड के अंदर 200% इंशाअल्लाह अज़ीम जेल में जाएंगे। लगारी साहब, आप बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं, जेल में जाएगा। देखें, आप मुशीर निजकारी को इसी निजकारी की बुनियाद पर जेल भिजवाएंगे। देखिए, मैं आके ये मेरे साथ बैठे हैं, इन्होंने जो इसको वैल्यूएट किया है, इसने इनको जो 200 अरब रुपया खर्च करके इसको जो वैल्यूएट कराया है 180 अरब रुपया। अच्छा, एवेल्यूएट करने पर 200 अरब लगे हैं? जी जी, देखे ना, और रेट 180 अरब लगे। 180 नहीं, 2 अरब लगे हैं। 2 अरब, हाँ, 2 अरब लगे हैं। 2 अरब, हाँ, लेकिन 180 अरब देखें, 100 जो इसकी जो प्रॉपर्टीज जो इसको अटैच करके दी गई हैं अलवी साहब, उसमें 8 बड़े बड़े ऑफिसेज हैं पीआईए के। अच्छा। जिसमें पेशावर का 18 एकड़ का ऑफिस है, और माल रोड पे, पेशावर माल रोड पे 18 एकड़ का बिल्डिंग, जो कितने अरब की होगी वो जगह? मैं कहता हूँ कमो पे 15 से 20 अरब की वो जगह है। ओके। रावलपिंडी बुकिंग ऑफिस जो जीटी रोड माल रोड के ऊपर है, ये भी माल रोड पे बिल्कुल सदर के साथ आगे। ये भी 10 से 15 अरब की प्रॉपर्टी है। ठीक है। बिलू एरिया की मेन ऑफिस कमर्शियल में 6 स्टोरी बनी हुई है जो है ना, ये भी 15-20 अरब की। ये जो टोटल कराची मिलाए, गिलगित मिलाए, जितनी जो इसको 8 प्रॉपर्टी अटैच है ना इसके साथ, ये 60 अरब रुपए की है। नहीं तो ये विद होल्डिंग कंपनी के पास नहीं जानी थी? ये आरिफ हबीब के हैं। होल्डिंग के पास 2 प्रॉपर्टीज है मेन, वो जो स्क्राइब होटल और अपना रूजवेल्ट। अच्छा, ठीक है सरकार, बाकी कोई नहीं। ये 70-80 अरब रुपए की ये प्रॉपर्टी है जो मोहतरम आरिफ हबीब साहब को चली जाएगी। ठीक है सरकार। उसके बाद पीआईए के जो प्राइवेट फंड है, उसके जो अकाउंट में पड़ा हुआ है, वो 27 अरब रुपया है। 27 अरब रुपए वो जनाब अपना आरिफ हबीब साहब को शिफ्ट हो जाएंगे। लेकिन वो तो वर्कर्स को देने होंगे ना, अभी तो उसको मिल गए ना, अभी तो उसको मिल गए। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये जो रूट की सलाट है, ये कौम सुन ले, आज की तारीख में अलवी साहब, अगर आप नई एयरलाइन खड़ी करना चाहें और आप कहें कि जी 64 जो रूट हैं, जो आपको लैंडिंग राइट्स हैं मुख्तलिफ ममालिक के अंदर, ये रूट्स अगर आप खरीदें तो कम पेश आपको 400 अरब रुपया खर्च करना पड़ेगा ये रूट लेने के लिए। 400 अरब सिर्फ रूट्स के लिए। ये चले गए एसेट्स नहीं, जहाज नहीं। 6 अरब की तो मैंने आपको प्रॉपर्टी गिनवा दी। ठीक है। मैंने टिप्स पे गिनवाई आपको। ठीक है। अब आते हैं एयरक्राफ्ट की तरफ। 30 हमारे पास 32 एयरक्राफ्ट है। ठीक है। जिसमें 777 है, जिसमें एयर बसेस है। ठीक है ना। ठीक है। उसकी एक जो एयर बस की जो कीमत है वो 25 अरब से शुरू होकर 30 अरब तक जाती है। नया तो महंगा है, जो कुछ जिस कंडीशन में आज मौजूद है, ये 1200-1400 अरब का जो एसेट्स आया। नहीं, लेकिन कह रहे हैं बहुत सारे जहाज आपके खराब है, वैसे ठीक होने वाले हैं। जो चल तो रहे ना, जो 18 चल रहे, मैं उसकी बात कर रहा हूँ सर। ओके, ठीक, मैं 30 की बात नहीं कर रहा। ठीक हो गया। तो ये जो 1200 अरब रुपए का एसेट्स था, इसको आपने वैल्यूएट किया है 180 अरब। अच्छा, उसके बाद जो आरिफ हबीब को आपको दिया है, तो आपको पता है कि आरिफ हबीब ने 135 अरब का आवाज तो लगा ली। जी जी। अब आपको पता है कि वो कैसे, कहाँ, वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कितने जाएंगे? 7%, 10 अरब रुपया। सिर्फ 10 अरब रुपए। 10 अरब रुपए में आपने टोटल 75% जो पीआईए के शेयर्स थे वो आपने आरिफ हबीब साहब की झोली में डाल दिए। ठीक है। ठीक है सरकार, बिल्कुल सही। आप पीछे जो 125 अरब 125 अरब रुपया बच गया,
उसकी बोली का, आपने उसको कहा कि 1 साल के अंदर आपने ये री इन्वेस्ट करना है उसके अंदर अपने ही कारोबार में। अब उसने पीआईए में नहीं, हुकूमत पाकिस्तान में नहीं, अपनी उस एयरलाइन में जिसका वो मालिक है उसको चलाने के लिए ऑपरेशन आप मुझे बताएं, क्या सहूलत है। आप भी एक शऊर रखते हैं, ये सुनने वाले शऊर रखते हैं। हमने बेचा ना, ये पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की प्रॉपर्टी थी, हमने उसको 135 अरब रुपए में 75% शेयर उसको बेच दिए। ऐसे ठीक है, ठीक है, 10 अरब हमने ले लिए, हम री इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ठीक है, तो हम उसको कहते कि आरिफ हबीब साहब, हम इसको दोबारा उठाना चाहते हैं। आपने 135 अरब रुपए में 75% खरीद लिए, ये 75% की जो 135 अरब है ये आपने हमें देने हैं ना, हमें देने जी। अब ऐसे करते हैं कि 120 अरब रुपया हम देते हैं अपने 25% का, ठीक है, जो री इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमारे भी तो 25% है ना, ठीक है। तो 360 अरब रुपया 75% शेयर के मुताबिक आपका बनता है। तो ये हो गया 480 अरब रुपया, ठीक है। 480 अरब उठा के पीआई में लगाते, ढेर सारे जहाज ले आते। तो आपने अपने 120 जो इस कौम का पैसा था उठा के आरिफ हबीब की झोली में डाल दिया। हमारा पैसा ना आपने क्यों बेचा फिर, जब हमने ही पैसे देके उसको चलाना है। 10 अरब से तो पाकिस्तानी मैशत इतने ऊंचे आसमान पे पहुंच जाएगी, सामने नहीं जाएगी। बस मैं कह रहा हूं कि कर्जे उतर गए। सरकार देखे, ये एक वारदात है, ये एक वारदात है जो इस कौम के साथ डाली गई। और क्यों डाली गई अली साहब, क्यों डाली गई? आप अदालतों को दबा रहे हैं, आप लेबर तंजीमों को दबा रहे हैं, और ना आप आइन को मानते हैं, ना आप कानून को मानते हैं। कौन? ये जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो बैठी हुई, जाली गवर्नमेंट बैठी हुई है। मुझे कहने में आर नहीं है। नहीं, आप उधर कहते हैं जाली है, उधर कोई कहता है फार्म 47 वाली है, तो फिर इतनी ताकतवर कैसे? इनमें अपने अंदर कैसी ताकत? देखे ताकतवर है। एक देखे, आप एक अनइलेक्टेड आदमी को प्राइम मिनिस्टर बना दें, जो ताकतवर लोग उसको बनाते हैं तो उसके पीछे खड़े हैं ना, वरना इनकी कोई औकात है? पीछे कोई और खड़ा है? डेफिनेटली खड़ा है। ये देखे, आज नहीं, ये पूरी कौम सवाल कर रही है। प्रोड्यूसर कोई और सर, पूरी कौम सवाल कर, हमारे प्रोग्राम की तरह पूरी कौम सवाल कर रही है। अच्छा, तो ये टोटल फराड हुआ इस मुल्क के साथ। और ये 2000 अरब का एसेट्स जो था पाकिस्तान का, वो छीना गया। माजी की तरह, एमसीबी की तरह, हबीब बैंक की तरह, मिलर ट्रैक्टर की तरह, जितने भी इन्होंने अपने कारोबारी दोस्तों को नवाजा, जिसकी किक्स बैक्स ली गई। इसमें भी मैं डंके की चोट पे कहता हूं सर जी, इसमें कमो पेश 800 अरब की किक्स बैक्स है। 800 अरब की किक्सबैक, बहुत बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं। इल्जाम नहीं है सर, आओ वैल्यूएट करो। यहाँ पीका है भाई जी, सर आ जाओ वैल्यूएट करो। कातिल के लिए सजा का टाइम नहीं है, हमारे लिए, साफियों के लिए है। एक न्यूट्रल एक जो है अपना वैल्यूएशन कंपनी को बुलाए, ठीक है, उससे आप करवाएं, इसको वैल्यूएट करवाएं। अगर ये 1200 अरब का एसेट्स ना निकल आए ना, तो हम जो चोर की सजा वो हमारी सजा। अच्छा, 800 अरब के किकबैक्स हैं, चलो जी 800 अरब है या 80 है या जितने भी है, मैं हमें फिगर में नहीं पड़ता। मुझे आप ये बता दें कि मेरे सामने बैठी हुई शख्सियत का नाम है रमजान नगारी। ये पीपल्स यूनिटी पीआईए को रिप्रेजेंट करते हैं। और आपने इस फोरम पे मुझे पता नहीं कितनी दफा कहा, आसिफ जरदारी साहब हमारे साथ खड़े हैं, बिलावल भुट्टो खड़े हैं, बेनजीर भुट्टो शहीद की विरासत के हम वारिस हैं, जनाब जुल्फकार अली भुट्टो शहीद की विरासत के हम वारिस हैं, हम ये नहीं होने देंगे, ये हमारे साथ खड़े होंगे। जरदारी साहब के बयान भी देखे, मैं चला के दिखाऊंगा। मैंने एक भी बयान नहीं देखा बदकिस्मती से, न जरदारी साहब का, न बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का, न आसफा भुट्टो साहब अभी सियासत में, उनको भी इसलिए मेंशन किया जा सकता है, उनका भी अगर एक बंदा देखा है वो भी हमारी तरह मजदूर क्लास का एक आदमी। नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में मैंने आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, जिसमें वो अब चौधरी मंजूर एक आपके साथ मुझे नजर आया, वो भी मेरा ख्याल अपनी कैपेसिटी में आया होगा, और उस गरीब की आवाज़ की क्या हैसियत है। तो आप मुझे ये बता दें कि आप पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी है? देखें अलवी साहब, हम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के फ़लसफ़ों के पैरोकार थे, पैरोकार हैं, और इंशाल्लाह पैरोकार रहेंगे। मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो के फ़लसफ़े के पैरोकार थे, पैरोकार हैं, और पैरोकार रहेंगे। रही बात सवाल, मुझे अफ़कार अलवी का एक शेर याद आ गया कि मुर्शिद में कुछ न कर सका पर चीखता रहा, खामोश बन के जुल्म का हामी नहीं बना। कहने का मकसद ये है कि बिल्कुल जो आपने बात की, ये तल्ख़ हकीकत है जिसमें हमारा मजदूर दुखी है। मेरा दिल भी उस गम से बोझल है। ठीक है, हमने इस पार्टी के लिए, हमने कोई बिलावल साहब का कोई जलसा हो, कोई प्रोग्राम हो, मेरे पीआईए के मजदूर पीपल्स पार्टी के झंडे उठा के वहाँ पहुँचे। जब हम पे कोई बुरा वक्त आया तो हमारे साथ कोई खड़ा नहीं हुआ। अली साहब, क्योंकि पीपल्स पार्टी की क़यादत है, मेरे लिए मोतबर है, लेकिन ताली दोनों हाथ से बजती है। हमारे लोगों ने इनका परचम थामा। ये शहीद भुट्टो का फ़लसफ़ा है, कुछ लोग
दुनिया के अंदर नहीं रहना चाहते, वो तारीख के अंदर रहना चाहते हैं। ये तो भुट्टो साहब ने कहा था। भुट्टो साहब कहते हैं वो तारीख में रहना उनको चाहते कहा हैं था निकल जाओ जेल। यही हमारा यही हमारा फलसफा था, यही हमारा मंशूर था। अगर हमारी क़यादत दुनिया में रहना चाहती है और तारीख में नहीं रहना चाहती है तो खामोश बैठी रहे, लेकिन वो अपनी माँ के फ़लसफ़े पर, अपने नाना के फ़लसफ़े पर चलेगा तो दुनिया और आखिरत में उसकी इज़्ज़त होगी। हमें उनसे कोई शिकवा नहीं है। मैं अब शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के फ़लसफ़े पे खड़ा हुआ एक अदना सा कारकुन हूँ, और मैं और मेरी क़यादत पीपल्स यूनिटी के किसी एम्प्लॉइज़ को ताना नहीं छोड़ेगी। अगर किसी ने हमें पीपल्स पार्टी में रखना है, निकालना, ये उनकी मर्जी है, हम ये आवाज़ बुलंद कर। ये मैंने आपकी तकरीर में भी सुना, जब आपने जो तकरीर की उसके मैंने सोशल मीडिया पे क्लिप्स देखे, बहुत वायरल हुए, तो वो आपने उसमें भी कहा कि मैं पीपल्स पार्टी छोड़ सकता हूँ, अपने कारकुन को नहीं छोड़ सकता। ये बहुत बड़ा एक आप पॉलिटिकल स्टेक होल्डर हैं आप, और आपके लिए ये सियासी कुर्बानी हो जाएगी बहुत बड़ी, क्योंकि एक बड़ी सियासी जमात के साथ आप वाबस्ता हैं, तो ये आप कर लेंगे। ये देख लें, दावा बड़ा है, तकरीरों में बड़ा है। अभी मैं ये दोबारा आपसे प्रोग्राम में इसलिए पूछ रहा हूं कि हो सकता है आपने वहां फरते जज्बात में तकरीर में बात की हो। देखें अपना, आपको वहां से निकलवाना नहीं चाहता। अलवी साहब देखें ना, एक पार्टी पॉलिसी होती है पार्टी की। इस वक्त पार्टी पॉलिसी खामोशी है। मैं खामोश तो नहीं बैठा, नहीं, मैंने पार्टी की पॉलिसी लड़ रहे हैं तो नहीं किया। मेरे प्रोग्राम में किसी और प्रोग्राम में मैंने मजदूर की बात की जिन्होंने मुझे वोट दिया, और मैंने उसके हक अदा करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं आखिरी दम तक लड़ूंगा, और आप ये न सोचिएगा कि ये लड़ाई ख़त्म हो गई, कि बिड आ गई 135 अरब में उसने ये जीत लिया और ये लड़ाई खत्म। ये लड़ाई बढ़ेगी। इस लड़ाई को मैदान में लेके आएंगे इंशाअल्लाह अज़ीम। मैं आपके इस प्लेटफार्म से अपने एम्प्लॉइज़ को ये मैसेज दे देता हूँ कि आप अपनी सफ़ों में इत्तेहाद रखें। ये डाका, ये PIA की जो हड्डी है, इनके गले से मैं उतरने नहीं दूंगा इंशाअल्लाह अज़ीम। हम आरिफ हबीब साहब को ना वेलकम कहते हैं। बहुत सारे लोगों ने, कल उसने बिड जीती तो बड़े फने खान PI में फिरते थे, किसी ने वेलकम लिखा, किसी ने ख़त लिख दिया कि हम करेंगे। आज वो जीता है, वो समझता है कि मैंने PI ख़रीद ली। आप PI के मालिक, अपने हिसाब से मालिक बन चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मैं कहता हूँ कि न मैं आपको तस्लीम करता हूँ, न मैं आपको वेलकम करता हूँ। जब तक आप PIA में कदम नहीं रख सकते, जब तक मेरे मुलाजिमीन का, मेरे मेहनत कशों का, मेरे PIA के तहफ़्फ़ुज़ की बात नहीं होगी, मैं आपको एक कदम PIA के अंदर चलने नहीं। देखें, अब आरिफ हबीब साहब से कोई आपकी और मेरी ज़ाती दुश्मनी तो नहीं है, PIA का मामला है। उन्होंने PIA ख़रीदने के बाद जो बात पहली गुफ्तगू की, उन्होंने ये कहा कि मैं श्योरिटी देता हूँ कि 1 साल तक मैं इनको किसी को नहीं निकालूंगा, और इनसे ये गवर्नमेंट ने बांट लिया। ये मैंने एग्रीमेंट पढ़ा है कि इसमें हुकूमत ने इनसे तसल्ली ली कि 1 साल तक नहीं निकाला जाएगा। 1 साल के बाद जिन्होंने जाना हुआ बाइज़्ज़त तरीके से जाएंगे। पहले 11-12 हज़ार मुलाजिम थे, अभी 5-6 हज़ार रह गए हैं, और कुछ निकल जाएंगे, कोई रिटायर हो जाएंगे, कोई ये भी हो जाएगा। तो जब वो ये तसल्ली दे रहे हैं और वो ये भी कहते हैं मुझे इनकी ज़रूरत है, मैं चलाना चाहता हूँ PIA को, और एक बंदा जिसने चाहे 135 अरब की बोली लगाई और 10 अरब में ले गया, लेकिन 10 अरब भी तो उसने लगाया है, तो वो तो चलाना चाहता होगा ना, लड़ने के लिए तो नहीं आया। अली साहब देखें, हमारे ना 2-3 खदशात हैं कि ये बोली गलत हुई है, इसको वैल्यूएट गलत किया गया है। अगर इसकी वैल्यूएशन ठीक होती, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कहती है कि हम नालायक हम नहीं चला सकते, इसकी वैल्यू ठीक होती, मुलाजमीन के तहफ़्फ़ुज़ की बात होती, हम इसको वेलकम करते। हम इसको कहते आओ चलो, हम PIA की ताकत है, हमसे PIA चलता है, हम आपके बाजू बनेंगे, हम PIA को चला के कार को नहीं चलाता है, लेकिन इसकी बुनियाद ही सर बदनीयती पे रखी गई। आपके ख्याल में लगारी साहब ये कितने में बिकनी चाहिए थी? 135 अरब में बिकी है। आपके ख्याल में ये 8 एसेट्स जो गए हैं, ये जहाज़, और ये आपने कितने रूट्स बताए? 64 रूट्स, 64 रूट्स, ये सारे कुल मिला के कितने में बिकने चाहिए? सर जी, ये 75% जो है ना हमारा जो था, ये कमोपेश 1200 अरब में जानी चाहिए थी। 1200 अरब में जानी चाहिए थी अलवी साहब। और किसी वक्त पीपल्स, आप लोगों की जो तनज़ीहत, उसने भी आप कहा था, बिड में आप गए थे, आपको हटा दिया गया, आप 1200 अरब देते? हम देते। अच्छा, हम इससे ज़्यादा देते। अच्छा, हम इससे ज़्यादा देते। हम इससे ज़्यादा देते। और हम देखिए, हमें इन्होंने चलाने नहीं दी PIA चल सकती थी, हमें इन्होंने चलाने नहीं दी। PIA चल सकती थी क्योंकि इन्होंने बेचना था। इन्होंने ये तय कर दिया कि हमने किसी, जब चलाने वाले जो मैनेजमेंट है, हुकूमत है, वो चाह के मैंने इस इदारे को चलाना नहीं, तो अलवी साहब उसको कौन चला सकता है? मेहनत कश कैसे चला सकता है? हुकूमत ने तो आपकी मदद की कि आपके कर्जे अपने जिम्मे ले लिए। कौन से कर्जे लिए? 2 अपने। देखें, अब आप कहते हैं ना जी कौम का फ़ायदा हुआ, ये सफ़ेद हाथी था। पहले ये कर्जे हम मैनेज करते थे, अब उस होल्डिंग कंपनी में उसको उसका जो इंटरेस्ट है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पे करता है, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का इसाकदार अपनी जेब से पे करेगा, शहबाज शरीफ अपनी जेब से पे करेगा, आपके और मेरे टैक्स से पे होगा ना।
तो मुल्क को फायदा क्या हुआ? मुझे सिर्फ ये जस्टिफाई करे कि इस मुल्क को ये फायदा हो गया। नहीं, उनका दावा है कि मुल्क को फायदा ये हुआ है कि जो हमें हर साल इनको देने पड़ते थे वो कुछ नहीं देते थे, झूठ है। अच्छा, ये सफेद झूठ है। आज तक पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन को एक सिंगल पेनी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने नहीं दी। हमने अपने कर्जे खुद मैनेज किए हैं। इन्होंने हमारी गारंटी रखी है, वारंटी रखी है, और 1 रुपया भी नहीं हमने इनको दिया है। हम इनको इनके सेनेटर्स को सब्सिडीज दे रहे हैं, हम अफवाज पाकिस्तान को सब्सिडी दे रहे हैं, हम जो कोस्टल रूट्स हैं वो चला रही हमसे ले रहे हैं। हम पब्लिक सर्विस प्रोवाइडर इदारे, मेरे भाई, हमको प्रॉफिट के लिए नहीं होते जो पब्लिक सर्विस प्रोवाइडर होते हैं। ये तारीख का सबसे झूठ बोला जा रहा है कि हम पीआई को देते हैं। इन्होंने आज तक पीआई को एक सिंगल पेनी, अलवी साहब, मैं डंके की चोट के मैं कहता हूं कि इन्होंने नहीं दी। हमने अपने कर्जे जो हमेशा खुद मैनेज किए। हमारी टीम कह रही है कि टाइम खत्म हो गया है, लेकिन इस एग्रीमेंट की 2 बातें। इस एग्रीमेंट में आपने भी पढ़ा होगा, एक बात यह है कि जो बिड छोड़ के चले गए हैं, लेकिन वो बोली नहीं दी, लेकिन आए थे और क्वालिफाई हुए थे वो, और या बाकी दूसरे भी, वो इसमें शामिल हो सकते हैं। ये सवाल इसलिए कर रहा हूँ कि फौजी फर्टिलाइज़र पीछे हटा तो कानूनी तौर पर वो भी शामिल हो सकते हैं इस आरिफ हबीब के साथ, एक बात। दूसरा इसमें ये शामिल है कि जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का 25% हिस्सा है, ये 90 दिन के अंदर अंदर अगर आरिफ हबीब साहब चाहें या इनका कोई और कंसोर्शियम में कोई हिस्सा आ जाता है, जैसे ये पहले सिटी स्कूल भी है, दूसरे भी हैं, तो वो कहते हैं कि नहीं, हमने बाकी 25 भी खरीदना है, तो हुकूमत पाकिस्तान इनको वो भी बेच देगी, ये मुआहदे का हिस्सा है। क्या कहेंगे सर? वो तो देखें, अंडरस्टूड बात है, वो बिक जाएगी, वो 25% भी खरीद लेगा। देखो 180 अरब सर जी, आपको पता है कि बस अड्डे की कीमत है भाई साहब। उनको झोली में मुफ्त एक चीज़ दे दी गई है। वो रात को उनको खुशियों से नींद नहीं आ गई, उन्होंने 1300-1400 अरब की दिहाड़ एक रात में लगा दी मेरे भाई। ये मुल्क के 7 अलमिया है, कौमी अलमिया प्रॉपर्टी बिक गई। अल्लाह अल्लाह खैर सका, मुल्क सेल पर है, जो चाहे ख़रीदो। रहेगा क्या मुल्क के पास? कोई अपना एंटिटी आपके पास नहीं है। गवर्नमेंट ने चलाना क्या है? तो गवर्नमेंट भी दे दो ना किसी चाइना को ठेके पे। आपको हमने, जब आपके पास कुछ चलाने को है ही नहीं, आपने टैक्स ही कलेक्ट करना है, तो इलेक्शन किस चीज़ की, प्राइम मिनिस्टर किस चीज़ का, मिनिस्टर किस चीज़ के, मुशीर किस चीज़ के। जल्दी से मैं 1-2 सवाल और करने हैं क्योंकि टाइम खत्म हो गया है। आपने कहा था हमारी लाशों से गुजर के निजकारी हो गई। ज़ाहिर है ताकतवर होता है, हम रेजिस्टेंस ही कर सकते थे, आप बंदूक तो नहीं उठा सकते ना, आपने बात ही करनी होती है, और वो आप कर रहे हैं और लड़ रहे हैं। अब आगे क्या करेंगे आप? देखें, मैंने आपको सर ये भी कहा, मैं अपने एम्प्लॉइज़ को कहता हूँ कि ये लड़ाई अभी शुरू हुई है। अच्छा, ये लड़ाई खत्म नहीं हुई, ये कोई जीत थोड़ी गया हमसे। अभी ये जीत तो गया, नहीं जीत गया सर जी, नहीं जीत गया। अभी दिल्ली दूर है सर। अच्छा, अभी दिल्ली दूर है। इसने आना है, इसने चलाना है। अच्छा, इसने पॉलिसी बतानी है, इसने। अभी तो इसके जो पर्दे खुलेंगे सर, अभी तो इसको पर्दे खुलेंगे कि इसने किया क्या है। अभी उस साफ ही बोल रहे हैं ताकत, और हम सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की तरफ भी जा रहे हैं सर। हम वहाँ पे बात करें, अगर इन्होंने वहाँ पे भी अपने कोई, मिल जाएगा इंसाफ आपको जी। अल्लाह से उम्मीद है। अच्छा, ये पाकिस्तान की सियासत है अलवी साहब। यहाँ पे दिन को कुछ होता है, रात को कुछ होता है। अल्लाह ताला की लाठी बेआवाज होती है। आप देखिएगा कि होता क्या है। अल्लाह करे आपको अदालत से इंसाफ मिल जाए, मिलेगा इंशाल्लाह। एक और बात आपने कि मुशीर जो है, मैं कह रहा हूँ 200% जेल में जाएगा इस चक्कर में, और साथ आपने ये भी इल्जाम लगाया कि इसमें वो गड़बड़ हुई है। खाली अकेला मुशीर ही जाएगा या कोई और भी किसी को साथ ले जाएगा? हम तो डूबे हसन, हम तुमको भी ले डूबेंगे। सर ये कागजी कार्रवाई है, ये मुद्दा कोई मता नहीं है। देखें, ये चीजें सामने पड़ी हैं, ये सामने पड़ी हैं, इसकी वैल्यूएट होगी। कोई ऐसा बंदा न्यूट्रल आके उसको वैल्यूएट करेगा, पता चलेगा कि भाई कितना एसेट्स था, कैसे दिया गया। तो ये जिन्होंने भी इसमें गलत काम किया है, जिसने भी मावराए कानून काम किया है, वो फंसेंगे। उनको जेल जाना पड़ेगा सर। और इंशाल्लाह मेरे मौला ने चाहा, मेरे रब ने चाहा, तो आप भी इधर, मैं भी इधर, अपना ये स्कीम खुलेगा अलवी साहब। इसमें लोग रगड़े जाएंगे। मेरी बात आप रोज़े रोशन की तरह आप लिख लें इसको। ये प्रोग्राम याद करके रखना। मैं कहूँगा कि फलां साहब ये गिरफ्तार हो गए, PIA के जो शब खून मारा जा रहा था, जिस पे डाका डाला जा रहा था। आरिफ हबीब का मैंने पूरा नेटवर्क देखा, मैंने बड़ी रिसर्च की आपके प्रोग्राम पे, आपको जब बुलाया तो आरिफ हबीब की मुझे किसी से रिश्तेदारी नज़र नहीं आई, न शरीफ ख़ानदान से, न पीपल्स पार्टी से। मैंने ये भी देखा कि ये पहले 20 बड़े अमीर ख़ानदानों में था, ये उनमें भी नहीं था। उसके बाद ये बने यकदम, ये ख़ानदान बढ़ा और इन्होंने बहुत ज़्यादा कम पैसा कमाया। तो फिर इनको क्यों आखिर हुकूमत नवाज रही होगी? मुझे ये बात सर देखें, आपने बात कही, आप थोड़ा मज़ीद स्टडी कर लें। सुप्रीम कोर्ट के पास एक फ़ैसला पड़ा है आरिफ हबीब साहब के मुतालिक। मैं वो कहीं फ़ैसले की तलाश में हूँ। जब ये स्टील मिल पे 18,000 एकड़ का जो अपना ज़मीन थी,
वो जो ख़रीद रहा था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ फैसले का लिखा हुआ फैसला है कि ये यहाँ पे चोरी और डाका डाल रहे थे, ये पाकिस्तान का कोई इदारा ख़रीद नहीं सकता। हम उस बेस पे उस डॉक्यूमेंट्स की तलाश में वो लेके हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाएंगे कि आपने तो कहा था कि पाकिस्तान के किसी कौमी इदारे के अंदर ये बिड नहीं भर सकता, तो आज ये PIA कैसे ख़रीद रहा है? तो इनकी दास्तान रकम है सर। जनाब रमज़ान लगारी साहब, सदर पीपल्स यूनिटी, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाजरीन, हमने तो इश्तिहार भी देखे और वज़ीर-ए-आज़म की तस्वीर के साथ इश्तिहार देखे, फिर हमने लाइव भी देखा, इश्तिहार में भी देखा कि ये पूरे सोशल मीडिया पे और TV चैनल्स पे लाइव दिखाया जा रहा है, बड़ी ईमानदारी से काम हो रहा है। लेकिन रमज़ान लगारी साहब कहते हैं कि नहीं, बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, बहुत बड़ा घपला हुआ है। अब देखते हैं क्या होता है। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है, इसे सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, फॉलो करें। अली रज़ालवी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने